नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशियाविल हिंदी और मैं हूं दिलीप खान। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस इस बार का इसलिए भी ज़्यादा प्रासंगिक है क्योंकि लॉकडाउन के बाद जिस तरह देश में मजदूरों के पलायन का मामला देखने को मिला, उसके बाद और भी कई तरह की समस्याएं देखने को मिली है, उसको लेकर बीते एक दो महीने से लगातार देश भर में चर्चा चल रही है। सरकार की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन मजदूरों की जो कहानी है वो बिल्कुल ही सरकार के आश्वासन से अलग तस्वीर पेश कर रही है। तो मैं आज लॉकडाउन के बाद जो मजदूरों को परेशानी हुई है, उसके बाद जो सरकार ने कानून में कुछ तब्दीली की है, सरकार का रवैया क्या रहा है और इस दौरान मजदूरों के अधिकार का जो मामला है उसकी लड़ाई कहाँ पहुंची है, मैं इन तमाम बातों पे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और हमारी जो बातचीत है, हमारी जो एशियाविल हिंदी की बात है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और इससे पहले कि मैं बातचीत शुरू करूं, आपको मालूम ही होगा कि लॉकडाउन को फिर से देश में 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया। तो ऐसे में जो माइग्रेंट्स वर्कर का मसला था, जो माइग्रेंट्स वर्कर का मामला था, जिस पे लगातार कई हफ्तों से बातचीत चल रही है, वो मामला भी लगता है कि अब अगले 2 ढाई हफ्ते तक बरकरार रहने वाला है। तो मैं माइग्रेंट वर्कर को लेकर जो इश्यूज आ रहे हैं उस पर आऊँगा, लेकिन आमतौर पर अभी देश में जो मजदूरों को लेकर बातचीत हो रही है उसको 2 कैटेगरी में अगर हम बांटे तो एक कैटेगरी है जो माइग्रेंट्स वर्कर का है, जो प्रवासी मजदूर है, जो अलग अलग राज्यों से आकर दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, उनका इशू है। और एक इशू है वैसे मजदूर जिनको अभी एसेंशियल सर्विस में काम करने की छूट हासिल है, जो लॉकडाउन के दौरान अलग अलग जगहों पे फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के बहाने सबसे पहले हम उन मजदूरों पे बात करते हैं जो अभी अलग अलग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जिनको लेकर सरकार ने अभी बीच में कुछ कानूनों में तब्दीली की है। 100 साल पहले लगभग दुनिया भर के मजदूरों ने जब ये संघर्ष के बाद ये लड़ाई जीती थी, जिसमें सबसे प्रमुख बात जो उभर के आई मजदूर आंदोलन की, वो ये थी कि जो रोज़मर्रा के रोजाना के काम के घंटे हैं वो घंटे तय करना। 8 घंटे तय किया गया रोज के कामकाजी जो घंटे होते हैं उसको। और अलग अलग देशों में, ज़्यादातर देशों में जो नॉर्म्स बनाया गया, जो अपनाया गया, वो हफ्ते में मैक्सिमम 48 घंटे का था, यानी 6 दिनों का था। कुछ कुछ देशों में 5 दिनों का वर्किंग आवर जो है, वर्किंग दिन जो है, वो डिसाइड किया गया। जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का पहला अधिवेशन हुआ 1919 में, तो उस पहले अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुआ, वो पहले प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव ये था कि दुनिया भर के कारखानों में जो मजदूर काम करेंगे वो रोज़ाना 8 घंटे से ज़्यादा और हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। इसके बाद भारत ने, उस समय ब्रिटिश भारत था, भारत इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था अंग्रेज़ों से, तो 1923 में भारत ने इस 1921 में, 2 साल के बाद भारत ने इस कानून को रेटिफाई किया। और रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि भारत ने एक तरह से मंजूरी दे दी कि जो आईएलओ का प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद आपको याद होगा कि जब भारत औपनिवेशिकता की दास्तां से मुक्त हुआ और 1948 में फैक्ट्रीज एक्ट बना, उस फैक्ट्रीज एक्ट में साफ तौर पे ये लिखा गया कि कोई भी मजदूर 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा दिन में, और हफ्ते में जो 48 घंटे की बात मैं लगातार कर रहा हूँ, उस 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। सेक्शन 51 में ये बात साफ तौर पे दर्ज है। उसके बाद से लेकर अब तक, अगर हम 1948 से लेकर अब तक के सफ़र को देखें, 2020 है ये, इस दौरान देश में तरह तरह के, तमाम तरह के उथल पुथल देखने को मिले। कई सारे युद्ध हुए, आपातकाल लगा, लेकिन आज तक भारत के इतिहास में ये नहीं हुआ कि कानूनी तौर पर ऑफिशियली सरकार ने कभी ये ऐलान किया हो कि 8 घंटे से ज़्यादा मजदूर काम करेंगे। लेकिन लॉकडाउन के बाद ये हो रहा है। लॉकडाउन के बाद 4 राज्यों ने, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, 2 बीजेपी शासित राज्य और 2 कांग्रेस शासित राज्य, इन 4 राज्यों ने कानूनी तौर पे, ये इसमें इंटरेस्टिंग है, आपको कई जगह अलग अलग जगहों पे आप ये रिपोर्ट पढ़ते होंगे कि कई सारे कारखानों में, कई सारी फैक्ट्रीज में जो नियम है उन नियमों का उल्लंघन होता है। लेकिन ये नियमों का उल्लंघन गैर कानूनी काम है, सरकार कभी इसको इंडोर्स नहीं करती। लॉकडाउन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब 4 राज्यों की सरकार ने अपने अपने यहाँ पे काम करने की जो रोजाना की अवधि है
अवधि को बढ़ा के 12-12 घंटे कर दिया है। और इसमें भी इंटरेस्टिंग मैं आपको बता दूं, सबसे पहले राजस्थान ने 11 अप्रैल को ये कानून लागू किया। 11 अप्रैल को जब राजस्थान में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद अलग अलग मीडिया हाउसेस में ये खबरें छपनी शुरू हुई। तो उसके बाद 13 अप्रैल को देश के जो 10 बड़े ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने लेबर मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में ये कहा कि इस तरह का कानून बनाने की दिशा में पता चला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाने जा रही है, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। जो उस पर सफाई में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो लेबर का इशू है वो कंकरेंट इशू है, इस पर राज्य सरकार फैसला करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये नहीं है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाने वाले नहीं है। हम इस पे आगे बताएंगे कि आपको इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका क्या होती है। भले ये राज्य सरकार का सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में है, यानी समवर्ती सूची में है, तो कैसे कैसे ये पहले ये कानून लागू हुआ, उन कानून में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, मैं पहले वो सब बारीकियां आपको समझा दूं। तो राजस्थान में 11 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, पहला राज्य बना। दूसरा नोटिफिकेशन जारी हुआ गुजरात में 17 अप्रैल को। तीसरा नोटिफिकेशन जारी हुआ पंजाब में 20 अप्रैल को। और चौथा 21 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में। जब इन नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे, जो सरकारी नोटिफिकेशन है, उसमें हिमाचल प्रदेश के नोटिफिकेशन में तो ये कहा भी नहीं गया है, ऑफिशियली ये जिक्र तक नहीं किया गया है कि ये जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, जिस कानून में आप संशोधन कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह तक नहीं बताई गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वजह नहीं बताई। जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार ने कहा कि जो वर्कर्स की आवाजाही है, वो आवाजाही बाधित हो गई है, इसलिए जितने वर्कर्स पहुंच रहे हैं उन्हीं से प्रोडक्शन को हमें पूरा करना है, इसलिए हम वर्किंग आवर बढ़ा रहे हैं। मैं इस फैक्ट को भी आगे चेक करूंगा कि इसमें क्या सच्चाई है, इसके क्या मायने हैं। गुजरात सरकार ने कहा कि जो सेफ्टी और सोशल डिस्टेंसिंग का मामला, यही शब्द इस्तेमाल किया गया, उसके चलते फैक्ट्रीज में कम मजदूरों को रखने की जरूरत आन पड़ी है, और उसी वजह से जो मजदूर आ रहे हैं फैक्ट्रीज में, उनसे हम ज्यादा काम करवा रहे हैं। और इसमें देखिए गुजरात सरकार का जो नोटिफिकेशन है, उसमें कैसे एक जो पहलू है, एक जो बिंदु है, वो बिंदु कितना खतरनाक है। मसलन बाकी के जो 3 राज्य हैं, उन 3 राज्यों में ये जो 8 घंटे से ज़्यादा 12 घंटे तक काम करेंगे मजदूर, उन 4 घंटों का जो ओवर टाइम का भुगतान होगा वो नियम के मुताबिक होगा। नियम ये है कि 8 घंटे का जो शिफ्ट होती है, उस शिफ्ट के अलावा मजदूर अगर ओवर टाइम करता है तो उस शिफ्ट से 2 गुना भुगतान होता है उस घंटे में। लेकिन गुजरात सरकार सामान्य भुगतान करेगी, और स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन में ये लिखा है गुजरात ने, अगर आप 8 घंटे में 80 रुपये कमाते हैं तो 12 घंटे में आपको 120 रुपये मिलेंगे। नियम के मुताबिक 12 घंटे में 160 रुपये मिलना चाहिए मजदूर को, जो कैलकुलेशन गुजरात सरकार ने पेश किया है। यह फैक्ट्रीज एक्ट का जो कानून में तब्दीली गुजरात सरकार ने की है, वो उसके मूल भावना के खिलाफ है, और जो उसके सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस के बिल्कुल उसके उलट है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के का जो कानून को भारत ने रेटिफाई किया है, उसका उल्लंघन करता है। तो ये सब कानून जब तब्दीली की गई, जो मैं बता रहा था कि मजदूर दिवस जो आज है, इंटरनेशनल मजदूर दिवस, उसकी जो सबसे मूल बात थी वो मजदूर अधिकार की बात थी। और मजदूर अधिकार में सबसे जो अहम बात थी वो 8 घंटे की शिफ्ट की लड़ाई थी। उस शिफ्ट की लड़ाई को इस बार लॉकडाउन के दौरान सरकार ने चेंज कर दिया है। 4 राज्यों में फिलहाल ये लागू हो चुका है। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या भूमिका होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि ये तो राज्यों का विषय है, बात ठीक है कि समवर्ती सूची में है, राज्य इसको कानून बनाता है, लेकिन राज्य सरकार का ये कोई भी कानून जब तक प्रेसिडेंट इस पर साइन नहीं करता, सिग्नेचर नहीं करता, तब तक ये कानून लागू नहीं हो सकता, तब तक ये इन नोटिफिकेशन के कोई मायने नहीं है। और प्रेसिडेंट किस कानून पे, किस नोटिफिकेशन पे मुहर लगाएंगे, इस बात का फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों जब लिंचिंग का मामला उठा था, मॉब लिंचिंग का मामला उठा था, उस वक्त भी जो 3 राज्य है, 3 राज्यों में जब मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून पास किया गया, उसमें एक राजस्थान भी है, जिस राजस्थान ने भी जो मजदूर विरोधी एक ये कानून इस बार नोटिफिकेशन जारी किया है, उसी राजस्थान सरकार ने मॉब लिंचिंग के दोषियों को सजा देने के लिए कानून विधानसभा से पास किया।
और वो कानून आज तक उन कानूनों पे जो प्रेसिडेंट ने हस्ताक्षर नहीं किया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए मंजूरी नहीं दी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका इसमें होती है, क्योंकि इन चारों राज्यों की अगर हम कानून के नोटिफिकेशन को देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले से एक तरह की मंजूरी मिली हुई थी। और 27 तारीख को जब देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हो रही थी, तो उस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार, जो ओपोजिशन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूरी भूरी प्रशंसा की और इस बात को लेकर प्रशंसा की कि मजदूरों का जो शिफ्ट के घंटे बढ़ाए गए हैं वो एक बढ़िया कदम है, इससे बाकी राज्यों को भी रास्ता मिलेगा। जाहिर सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस कानून को मंजूरी देने के पक्ष में थी और इस बात को लेकर बाकी राज्यों से लगातार मशविरा कर रही थी। और इन चारों राज्यों के नोटिफिकेशन की जो लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे उसमें साफ तौर पर यह झलक रहा है। जो वर्कर्स के जो फ्लो का हवाला दिया जा रहा है उसमें अभी आप अलग अलग डेटा अगर पढ़ेंगे आप, तो उसमें साफ तौर पे लग रहा है कि जो फैक्ट्रीज अभी चालू हैं उनमें 33% मजदूरों की कमी दर्ज हो गई है। यानी जो मजदूर वहां पर पहुंच रहे हैं उन मजदूरों की संख्या जितनी होनी चाहिए वो 33% की कटौती हो गई है। इसका मतलब है कि 33% मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। और अभी ये जो अगर कानून आप ले आएंगे जिनमें 12 घंटे आप काम करवाएंगे एक व्यक्ति से, तो इसमें लेबर डिमांड में कमी आएगी, यानी मजदूरों की मांग और कम हो जाएगी। इससे जो मजदूरों की बेरोजगारी है वो और ज्यादा बढ़ेगी, जिसको लेकर लगातार अभी रिपोर्ट आ रही है। जो सीएमआई की रिपोर्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है, जिसमें बार बार ये इशारा किया गया है कि इस देश में जो बेरोजगारी दर है ये लॉकडाउन लागू होने के बाद वो 20% से ज्यादा बढ़ गई है। और खास करके जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो पूरी तरह बेरोजगार हो गए। मार्च को जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया और नरेंद्र मोदी सरकार की जो आदत है, जो एक अंदाज है कि आप चौंकाने वाले अंदाज में आप कोई फैसला सुनाते हैं, तो 24 तारीख को जब 8 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब ये घोषणा की थी, तो उसके चंद घंटे की मोहलत पे, 3-4 घंटे की मोहलत पे देश में लॉकडाउन का ऐलान हो गया था। यानी जरा भी मोहलत नहीं दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस लॉकडाउन को लागू करने के लिए। मैं एक डेटा पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये जो अफरा तफरी का माहौल बना उसके बाद और देश के अलग अलग शहरों से अपने अपने राज्यों में जो प्रवासी मजदूरों के जाने का सिलसिला तेज हुआ, जो आज तक जारी है, जिसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट शुरू में जरा भी योजना तक नहीं बना पाई। मैं एक डेटा सुनाना चाहता हूं कि क्या ये अफरा तफरी के इस माहौल को सरकार रोक नहीं सकती थी। मसलन 2011 की जनगणना बताती है कि इस देश में कितने प्रवासी मजदूर काम करते हैं। जनगणना में साफ कहा गया है कि 5.6 करोड़ लोग, यानी 5.5 करोड़ से ज्यादा जो मजदूर है वो प्रवासी मजदूर की हैसियत से देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं और मजदूरी कर रहे हैं। उनमें से जो आंकड़ा बताता है कि 3 करोड़ 40 लाख मजदूर इनफॉर्मल सेक्टर में, यानी असंगठित क्षेत्र में है, यानी वो या तो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या फिर ठेके पे मजदूरी करते हैं। इसका आंकड़ा सरकार के पास था। सरकार को यह अंदाजा था कि कितना बड़े स्केल पे यह मामला एस्केलेट हो सकता है, फैल सकता है। लेकिन उस मामले को जो सरकार के पास पहले से आंकड़े थे, उसको जरा भी उस तैयारी सरकार के इस पूरे डिसीजन में नहीं दिखी। और उस तैयारी नहीं दिखने की वजह से आपको मालूम होगा कि लॉकडाउन लागू होने के चंद दिनों बाद, 1 दिन 2 दिन के बाद ही जो अफरा तफरी का माहौल बना, उसमें खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये मेरा खुद का मानना नहीं है, 31 मार्च 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया, जब माइग्रेंट्स लेबर्स के इश्यूज पे सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा कि लगभग 5 से 6 लाख मजदूर, ये बात कर रहा हूं मैं 31 मार्च की, उस दौरान की बात कर रहा हूं, 25 से 31 मार्च के दौरान की, 6 लाख मजदूर अलग अलग शहरों से पैदल अपने अपने घरों के लिए कूच कर चुके हैं। और सरकार ने यह भी कहा था कि उनमें से 1/3 लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। यानी एक आशंका भी जताई थी कि लगभग 2 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, जो मजदूर अलग अलग जगहों से अपने अपने राज्यों की तरफ गए थे। उनमें कुछ बसों का जब इंतजाम किया गया राज्य सरकारों द्वारा, तो बसों के जरिए भी गए थे। तो हम इस पर आज बातचीत नहीं करेंगे कि उन 2 लाख लोगों का की टेस्टिंग हुई कि नहीं हुई। टेस्टिंग को लेकर हम लगातार आपके सामने मुखातिब रहे हैं और लगातार लाइव में वो तमाम आंकड़े आप तक पहुंचाते रहे हैं और लगातार बताते रहे कि सरकार शुरुआती दिनों में कितनी लचर तरीके से
टेस्टिंग के काम को अंजाम दे रही थी और कैसे मजदूरों को जरा भी ट्रैक नहीं किया गया, ट्रेस नहीं किया गया और क्वारंटीन का जो पूरा मामला होता है, जो क्वारंटीन सेंटर होता है, उसमें किस तरह इन मजदूरों के लिए व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन उसी दौरान सरकार ने हलफनामा जो सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने सौंपा, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि आज की तारीख में सड़क पे एक भी मजदूर मौजूद नहीं है। जितने मजदूर सड़कों पे थे उसको हम जो रिलीफ कैंप है वहां भेज चुके हैं और एक भी मजदूर इस देश में अब भूखा नहीं है। हमने सबकी पहचान कर ली, सबको खाना मुहैया कराया जा रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेटा दिया, मैं वो डेटा पढ़ के सुनाता हूं आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इस देश में, ये 31 मार्च का डेटा है, 21,064 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। इन रिलीफ कैंप में 6,66,291 लोग रह रहे हैं जो मजदूर है, जो अलग अलग जिनके पास बुनियादी संसाधन नहीं है। ऐसे 6,66,000 मजदूर रह रहे हैं और सरकार ने यह भी कहा कि ऐसे 22,88,000 लोगों को सरकार खाना मुहैया करा रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का दावा था। उसके बाद जब सरकार ने यह कहा कि एक भी मजदूर अब सड़कों पे नहीं है, तो उसी नोटिफिकेशन में सरकार ने, उसी हलफनामे में सरकार ने यह भी कहा, उसी दिन कहा कि अब मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रही है, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, वेब मीडिया हो, इनको अब इनकी रिपोर्टिंग पे एक तरह की अंकुश लगनी चाहिए और कोई भी फैक्ट अगर मीडिया रिपोर्ट कर रहा है तो उसकी परमिशन पहले सरकार से लेनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मंजूरी नहीं दी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरह का रवैया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको फिल्टर करे, जिस तरह आपातकाल के 1975 के दौर में सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, कि बिना सरकार से पूछे कोई भी मटेरियल अखबारों में नहीं छप पाता था, उस तरह का कानून, उस तरह की व्यवस्था मोदी सरकार इस बार भी लाना चाह रही थी कि मीडिया में कोई खबर उस तरह की ना छपे जिसको सरकार मंजूरी ना दे या फिर सरकार जिसको ओके ना करे। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं इस पूरी बातचीत पे और हम आगे आपको समझाते हैं कि इस दौरान अलग अलग राज्यों ने क्या किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, और आप वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। आज एक बड़ी राहत की खबर है। जब बीते दिनों 27 तारीख को जब होम मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी किया, अब देखिए कि 25 मार्च से लेकर 27 अप्रैल के दौरान, एक महीने से ज़्यादा के दौरान, मजदूर तो इस दौरान पैदल चल के, जान जोखिम में डाल के, जैसे तैसे अपने अपने घर पहुंचे। जो नहीं पहुंचे उनमें से कई सारे लोगों की मौत हो गई। जो डेटा है, एक संगठन है, एक संस्था है, स्ट्रैंडेड वर्कर एक्शन नेटवर्क, स्वान नाम की संस्था, इस संस्था का मानना है कि इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, जो अलग अलग इंसिडेंट्स हैं, जो प्रवासी मजदूरों के मामले हैं, चाहे वो भूख से मौत हो, चाहे वो पैदल चल के जाने के चलते मौत हुई हो, लगभग 189 डॉक्यूमेंटेड ऐसे लोगों की मौत हो चुकी है जिनका दस्तावेजीकरण किया गया है। स्वान ने दस्तावेजीकरण किया, 189 लोगों की पहचान की गई है। ऐसे मजदूरों को, 189 मजदूरों को हम अगर छोड़ भी दे तो बाकी मजदूर अपने जीवन को जोखिम में डाल के जैसे तैसे तो घर पहुंच गए, लेकिन सरकार इस दौरान कितनी चली? 9 दिन चले और पहुंची 2.5 कोस। 25 मार्च से लेकर और 27 अप्रैल के दौरान जब होम मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी किया, उस दौरान भी होम मिनिस्ट्री ने यह कहा कि अब मजदूर जो अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं, जो छात्र फंसे हुए हैं, जो पर्यटक फंसे हुए हैं, उनको राज्य सरकार अपनी अपनी सहूलियतों से आपस में कोऑर्डिनेट करके अपने यहाँ बुलाएं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसमें कोई पहल करती हुई नहीं दिख रही है, सिर्फ एक आदेश जारी कर रही है। क्योंकि अभी देश में जो कानून लागू है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, उसमें अल्टीमेटली कोई भी फैसला करने की सुप्रीम शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बस एक नोटिफिकेशन जारी कर दे रही है और ये पूरी जिम्मेदारी, पूरा जिम्मा राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दे रही है कि आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट कीजिए। और उसमें यह भी नोटिफिकेशन में कहा गया कि जिस राज्य से मजदूर चलेंगे वहां भी पहले मजदूरों का टेस्ट होगा, जो कोरोना टेस्ट है, और जब ये पहुंचेंगे अपने राज्य में, उन राज्यों में पहुंचने के बाद भी इनका टेस्ट होगा। उसमें दिशा निर्देश में तमाम तरह की बातें की गई है कि फिर क्वारंटाइन करने के क्या नियम होंगे, कैसे उनको रखा जाएगा। लेकिन राज्य सरकारों ने इसको लेकर तमाम तरह की आपत्ति जाहिर की। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि बसों से आप ले जाइए, राज्य सरकारों ने कहा, स्पेशली बिहार का रवैया तो सबसे शॉकिंग था। बाकी जिन 4 राज्यों से सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स वर्कर अलग अलग जगहों पे फंसे हुए हैं, उनमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल 4 सबसे बड़े राज्य हैं जहां के मजदूर बाकी इलाकों में सबसे ज्यादा मजदूरी कर रहे हैं।
इन मजदूरों को लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया देख ले, झारखंड का देख ले या पश्चिम बंगाल का देख ले, उसके मुकाबले अगर बिहार सरकार का रवैया देखे तो ज्यादा परेशान करने वाला रवैया रहा, ज्यादा चिंताजनक रवैया रहा। बिहार सरकार लगातार इस पर कॉन्ट्राडिक्टरी बयान देती रही। पहले कहती रही कि हम नहीं मंगाएंगे, कई बार इस तरह का बयान दे चुकी है सरकार। सुशील मोदी ने यह कहा कि शुरू में लगातार ट्वीट करके कहते रहे कि ट्रेन चलाई जानी चाहिए। फिर कहा जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि बसों से ले जाइए तो सुशील मोदी ने कहा कि हमारे पास तो बस ही नहीं है। तो ये तो डबल इंजन की सरकार बनाने वाली थी मोदी सरकार कि यहाँ भी बीजेपी की सरकार बना दो, बिहार में भी एनडीए की सरकार बना दो। जगह जगह रैली करके यही कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार बना दो तो हम कोई समस्या नहीं होने देंगे। तो अभी तो बिहार में और सेंट्रल को बिहार में तो डबल इंजन की सरकार है। सुशील मोदी तो बीजेपी के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। तो वो जो अपील कर रहे हैं वो किससे अपील कर रहे हैं? क्या वो कांग्रेस सरकार, अभी मनमोहन सिंह की सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में, नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो अपील करने के बजाय उनको एक्ट करना चाहिए। तो बिहार सरकार का रवैया तो इसमें बहुत ही चिंताजनक और कई बार हास्यास्पद स्तर तक के तर्क बिहार सरकार की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका की जो मैं बात कर रहा था और ये भी बता रहा था कि 27 तारीख को जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, उसके बाद 7 राज्यों ने विरोध किया कि ये मामला बसों का नहीं है। मसलन अगर कोई केरल में रह रहा है, मजदूरी कर रहा है और वो मजदूर असम का है तो बस से कैसे पहुंचे। उसके बाद आज पहली बार हैदराबाद से हटिया, जो तेलंगाना से झारखंड, एक ट्रेन पहुंची, 1200 मजदूरों को लेकर पहुंची। 22 मार्च के बाद ये पहली बार है जब भारत में कोई रेलगाड़ी किसी पैसेंजर को लेकर चली हो। इस तरह 1200 मजदूर हैदराबाद से अपनी जगहों पे पहुंचे हैं और केरल से इसी तरह की एक और ट्रेन चलने वाली है। अब अलग अलग राज्यों से हो सकता है कि इस तरह की विशेष ट्रेन की अनुमति दी जाए और ट्रेन के जरिए इन मजदूरों को भेजा जाए। लेकिन इसमें इतनी देरी क्यों हुई? जब 25 मार्च को लॉकडाउन लागू किया गया था, जब उसके बाद इतना पैनिक हुआ, जब उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद माना कि एक हफ्ते के दौरान 6 लाख मजदूर अलग अलग इलाकों में पैदल कूच कर चुके हैं, तो उसके बाद इस डिसीजन को लेने में सरकार ने इतनी देरी क्यों की? इस दौरान सरकार लगातार ये क्यों कहती रही कि हम जो जहां है हम वहां पर रहे? अब क्या जो जहां पर है वो वहां पर रहने का की जो दावेदारी है, क्या सरकार उसको अपने तरीके से मजदूरों में भरोसा जगाने में नाकामयाब रही? क्या जैसे मैं आपको एक आंकड़ा सुनाता हूं और उसमें पता चलेगा कि सरकार जो दावे कर रही थी उन दावों के खिलाफ, जो उन दावों के उलट मजदूरों की क्या कहानी है। जिस मैंने स्वान के सर्वेक्षण का हवाला दिया, उसी का मैं 4 सर्वेक्षण आपको संक्षेप में सुनाता हूं कि सर्वेक्षण में यह पता चला कि 96% मजदूर जो हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, 96% मजदूरों ने कहा कि उन्हें सरकारी राशन नहीं मिला है। यानी सरकार जो राशन डिलीवरी की बात लगातार कर रही है, उनमें से जितने लोगों का सर्वेक्षण हुआ उनमें से 96% मजदूरों ने कहा कि उन्हें राशन मिला ही नहीं है। 70% मजदूरों ने कहा कि उन्हें पका हुआ खाना, कुक्ड फूड, जो सरकार कह रही है कि हम खाना खिलाएंगे जो भूखे लोग रह रहे हैं अलग अलग जगहों पे, 70% मजदूरों ने कहा कि उन्हें कुक्ड फूड नहीं मिला है। उसके अलावा 98% मजदूरों ने कहा कि उन्हें सरकारी पैसा नहीं मिला है। ये जो सरकारी ऐलान किया गया पैकेज का और कहा गया कि मजदूरों को हम मदद देंगे, उनमें से 98% मजदूरों का मानना है उन्हें पैसा मिला ही नहीं अब तक। 72% मजदूरों ने कहा कि उनके पास खाने के लिए जो अनाज रह गए हैं वो सिर्फ 2 दिनों के लिए रह गए हैं, 2 दिन बाद उनका अनाज खत्म हो जाएगा। साफ दिखाता है कि सरकार को जितने सही समय पे एक्ट करना चाहिए था, यानी जो डिलीवरी सिस्टम है, चाहे वो अनाज डिलीवर करने का मामला हो, चाहे वो पैसा देने का मामला हो, सरकार उसमें लगातार हिला हवाली करती रही और उनमें से ज्यादातर मजदूरों के पास वो चीजें पहुंची ही नहीं। अब सरकार का एटीट्यूड ये है कि मजदूर जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाए, यानी घर पहुंच गया तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त है। क्या जो मजदूर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं अपने घरों से दूर, दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में या अलग अलग शहरों में, क्या वो घर पहुंच जाएंगे तो अचानक से अमीर हो जाएंगे? ये बात जरूर है कि घर पहुंचने के बाद उनके पास जो शहरों के मुकाबले जो संसाधन है वो संसाधन जरूर कम खर्च होगा। मसलन मकान किराया नहीं लगेगा, बहुत सारी चीजें होंगी जो शहरों के मुकाबले उनको एक राहत की तरह उनके लिए एक फील होगा अपने घर पे, अपने इलाके में। लेकिन क्या इन मजदूरों के जो इशू को लगातार अर्थशास्त्री उठा रहे हैं और जो बेरोजगारी का आलम है कि पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से इन मजदूरों को वेतन नहीं मिला है, भुगतान नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को लेकर जो सरकार का अब ये रवैया दिख रहा है कि आप सिर्फ घर पहुंच जाएं,
और घर पहुंचने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त है। जैसे ये तो नोटिफिकेशन हुआ है, अभी जो ताज़ा एग्जोटस दिख रहा है, ताज़ा जो मजदूरों का पलायन दिख रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि अब राज्य सरकारें आपस में कोऑर्डिनेट करके एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ ले जाए अपने अपने मजदूरों को। उसमें नियम ये कहता है कि बॉर्डर पार करने की किसी को अनुमति नहीं है। जैसे अगर मैं अपने तरीके से, अगर सरकारी रजिस्ट्रेशन के जरिए या सरकारी जो बस में ले जा रही है या ट्रेन में ले जा रही है, उसकी बजाय अगर मैं पैदल जा रहा हूँ या फिर अगर साइकिल से जा रहा हूँ या निजी वाहनों से जा रहा हूँ, तो ऑफिशियली कानूनी तौर पे मुझे बॉर्डर पार करने की अनुमति नहीं है। अनुमति क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार का ये मानना है कि जहां से आप चले हैं और जहां पहुंचे हैं, दोनों जगह पर आपकी टेस्ट होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या लोग बॉर्डर पार नहीं कर रहे हैं? दर्जनों कहानियां रोज सामने आ रही है कि मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, दिल्ली से चलकर गोरखपुर पहुंच रहे हैं, दिल्ली से चल के मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं, दिल्ली से चलकर 24 परगना पहुंच रहे हैं, पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। तो इतनी दूर जब मजदूर चल रहे हैं, तो क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि जब वो बॉर्डर पार कर रहे हैं तो उनको बुनियादी सुविधा दी जाए या उनको वाहन मुहैया करा जाए, या फिर मिनिमम वो जांच ही कर ले इन मजदूरों का, कोरोना टेस्ट ही कर ले? क्योंकि कई सारे इलाकों में, कई सारे जो रूरल इलाके हैं, वहां पर जो संक्रमण के नए केसेस सामने आए हैं, उसमें साफ तौर पर ये ट्रेंड दिख रहा है। खास करके जो ग्रीन जोन में आने वाले जो कुछ राज्य थे जहां पर कम मामले थे, मसलन बिहार का एग्जांपल ले ले, झारखंड का एग्जांपल ले ले, इन राज्यों में शुरुआत के दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा नहीं थे, या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश का मामला ले ले। लेकिन इन जगहों पे बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, और उनमें लगातार जो ट्रेंड सामने आ रहा है कि जो बाहर से लोग जा रहे हैं उनमें कोरोना डिटेक्ट हो रहा है। तो साफ तौर पे जो मजदूर जा रहे हैं यहां से, उन पे अब दोहरी मार पड़ रही है। एक तो वो उनका रोजगार छीना, नंबर 1। दूसरा कि वो संघर्ष कर रहे हैं, पैदल पहुंच रहे हैं, संघर्ष करके पहुंच रहे हैं, नंबर 2। और नंबर 3 कि जब वो पहुंच रहे हैं तो खुद कोरोना संक्रमित तो हो रहे हैं, और समाज उनको एक क्रिमिनल मेंटालिटी के साथ देख रही है कि ये आपराधिक लोग आ गए हैं, ये समाज में भी कोरोना फैलाएंगे। तो मजदूर अब एक तरह से खुद को एक क्रिमिनल गोले में देख रहे हैं। और ये मजदूर दिवस के मौके पे जो अभी देश में ये सब कुछ जो चल रहा है, उस हिसाब से देखें तो ये बहुत चिंताजनक हालात नजर आते हैं। मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूं कि होम मिनिस्ट्री ने कहा, नरेंद्र मोदी ने भी कहा अपने भाषण में, ये कहा था कि जो मजदूर जहां जहां काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर को चाहिए कि जो नियोक्ता है, जो जिन्होंने नौकरी पे रखा है, कि वो मजदूरों का भुगतान ना रोके, वो सैलरी दे दे। मकान मालिक किराया ना ले। जो घरों में काम करने वाले लोग हैं, जो मेड होती हैं, घरों में काम करने वाली जो हेल्प होती हैं, उनको लोग पैसों का भुगतान करें। होम मिनिस्ट्री ने इसको लेकर नोटिफिकेशन में भी अपील की कि लोगों को ये पैसे देने चाहिए। ये 29 मार्च को होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन में ये बात कही। लेकिन सोन का सर्वे बताता है कि 89%, 89% लोगों का ये मानना था, मजदूरों का मानना था कि उन्हें उनकी कंपनियों ने कोई भुगतान नहीं किया। सरकार ने तो ये कह के पल्ला झाड़ दिया कि आप भुगतान कर दीजिए, कंपनी कह रही कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। दुनिया के कई देशों में ये एग्जाम्पल देखने को मिला है हाल के दिनों में, इस कोरोना वायरस संक्रमण के बाद, कि जब कंपनियों के पास, खास करके जो MSMEs हैं, जो छोटी कंपनीज हैं, उनके पास जब पैसे नहीं रहे तो सरकार ने इन कंपनियों को अपनी तरफ से पैसे लगा के इन मजदूरों का जो वेतन है उसके भुगतान में मदद पहुंचाई। 80% भुगतान का जो ओनस है सरकार ने अपने ऊपर लिया। लेकिन भारत में ये सब नहीं हो रहा है। भारत में लगातार ये कहा जा रहा है कि इतना पैसा सरकार के पास आएगा कहां से, सरकार के पास तो पैसे है ही नहीं। सरकार अजीब तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं उसको लेकर तो इंडियन इकोनॉमी की जो हालत है वो तो लगातार सामने आ ही रही है। लेकिन उनमें से कई सारे जो पैसे वाले लोग हैं, मसलन मुकेश अंबानी है, इस तरह के जो लोग हैं, उनकी आमदनी घटी नहीं है। अभी ताज़ा रिपोर्ट बता रही है कि दुनिया के जो 10 सबसे बड़े खरबपति हैं, जो सबसे 10 अमीर लोग हैं, उनकी संपत्ति इस कोरोना वायरस के बाद 308 अरब डॉलर बढ़ गई है। और यही हालत मुकेश अंबानी की संपत्ति की है। मुकेश अंबानी की संपत्ति भी लॉकडाउन के दौरान करोड़ों डॉलर बढ़ गई है।
और अगर आप देखें तो अभी जो सरकार पैसे का हवाला दे रही है कि पैसे नहीं है, इसको लेकर जो अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा है, मैं उनका एक डेटा कोट कर रहा हूँ। ये उन्होंने अपने एक आर्टिकल में इस बात को रिसर्च के जरिए बताने की कोशिश की है। उनका एक विस्तृत पेपर है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर ये जो जिसका मैं जिक्र कर रहा था शुरुआत में कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग जिनकी पहचान, जिनका डेटा सरकार के पास लॉकडाउन को लागू करने से पहले मौजूद था, ऐसे मजदूर जो 3,40,00,000 मजदूर हैं, जो सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों का अगर हम आंकड़ा देखें तो संतोष मेहरोत्रा जो अर्थशास्त्री, उन्होंने कैलकुलेट किया कि ऐसे मजदूरों को अगर हम 100 रुपये रोजाना के हिसाब से खाने पे खर्च करें और 1,000 रुपये महीने का हम एक सहायता राशि दें तो कितने का खर्च आएगा? क्या इतना खर्च सरकार वहन नहीं कर सकती? तो उन्होंने जो कैलकुलेट किया है आंकड़ा, उनका मानना था कि अगर 4 महीने तक, ये कोई एक हफ्ते 10 दिन के का उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया, उनका ये मानना है कि लॉकडाउन के बाद जो इंडियन इकोनॉमी की हालात है उसमें मजदूरों को नौकरी पे वापस आने में अभी लंबा वक्त लगेगा। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि 3,40,00,000 लोगों को अगर 100 रुपये रोजाना के हिसाब से खाने पर खर्च होता है और 1,000 रुपये अगर हम महीने का सरकार दे रही है तो 4 महीने में टोटल खर्च आएगा 544 अरब रुपए। और ये जो 544 अरब रुपए है, अगर सरकार के विस्तृत खर्चों के ब्यौरों को हम देखें और अलग अलग मदों में होने वाले खर्चों को देखें तो ये 544 अरब रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से कोई बड़ी रकम नहीं है। लेकिन सवाल वही है कि इसको सही समय पे खर्च करना था, इसको सही समय पे मजदूरों को डिलीवर करना था, लेकिन सरकार तो कुछ और ही एजेंडे में लगी हुई है। और मजदूर दिवस के मौके पे जहां से हमने अपनी बातचीत की शुरुआत की थी, और वो बातचीत ये थी कि 100 साल पहले, 100 साल से ज़्यादा मतलब पिछली सदी में जब मजदूरों ने ये लड़ाई लड़ी थी 8 घंटे रोजाना काम करने की, उसको बढ़ा के 12 घंटे 4 राज्यों में कर दिया गया। तो सरकार का एजेंडा वहाँ पे है, मुनाफा बड़े उद्योगपति कमा रहे हैं। बड़े उद्योगपतियों का अभी भी इस रिसेशन के दौर में भी, जिसको रिसेशन कहा जा रहा है, उस रिसेशन के दौर में भी मुनाफा का प्रतिशत घटा है, जो नेट प्रॉफिट है उसमें कमी आई है, लेकिन प्रॉफिट हर कंपनी के पास है, ज़्यादातर कंपनी के पास है, जो बड़ी कंपनियां हैं। तो बड़ी कंपनियां प्रॉफिट कमाए, बड़ी कंपनियों के पास पैसे रहे, और लॉकडाउन के बाद जो सबसे मजबूर हालात है, चाहे बीमारी को लेकर वनरेबिलिटी का मामला हो कि अगर जो कम पोषण का मामला होता है, मजदूर ज़्यादा वनरेबल होते हैं, चाहे उसका मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, उसका भी मजदूर वहन करे, जो आर्थिक मार है वो भी मजदूर वहन करे, जो पैदल चल के जान जोखिम में डालने का मामला है वो भी मजदूर वहन करे, और उसके बाद जो 33% मजदूरों की जो छटनी का जो एक ग्राफ बना है वो भी मजदूर वहन करे। और उसके बाद जब काम करने की बारी आएगी तो 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम भी मजदूर करें, यानी सब कुछ मजदूर करें। सरकार और उद्योगपति अपने पूरे देश में जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को बनाए बड़े लोगों के लिए, जो बाकी जगहों से जो विदेशों में फंसे हुए लोग थे उनको हवाई जहाज के जरिए लाया गया, ये अच्छी बात थी। ऐसे लोगों को, जो भारतीय नागरिक हैं वो अलग अलग देशों में रह रहे हैं, उनको ये सुविधा भारत सरकार को जरूर देनी चाहिए। ऐसे लोगों को आप शुरुआत में ही बिल्कुल प्रॉम्प्टली सरकार ने एक्ट किया। मैं समय की बात कर रहा हूँ, टाइमिंग की बात कर रहा हूँ कि आप ये क्लास डिवीजन देख के आपने एक्ट किया और बिल्कुल सही समय पे एक्ट किया, लेकिन मजदूरों के लिए आप सही समय पे एक्ट नहीं करेंगे। मजदूरों को आप 12-12 घंटे काम करवाएंगे। तो मजदूर दिवस पे जहां से लड़ाई शुरू हुई थी, जिसके बाद मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत हुई, मुझे लगता है कि 2020 का ये जो मजदूर दिवस है वो प्रतिगामी दिशा में, यानी उल्टी दिशा की तरफ अब संकेत करने लगा है। बीते कई साल से जो मजदूर आंदोलन है उसमें जिन बातों की डिमांड हो रही थी, उन डिमांडों को सरकार लगातार इग्नोर करके लिबरलाइज्ड इकोनॉमी के बाद सबसे ज़्यादा हमले मजदूरों के अधिकारों पे हुआ है, और अब मजदूरों के अधिकार पे सबसे बड़ा हमला होता हुआ दिख रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी बातचीत, और इसमें हमने समझने की कोशिश की कि मजदूर दिवस के बाद और ख़ास करके लॉकडाउन के बाद मजदूरों के अधिकार और सरकार के कानून, मजदूरों के हालात किस तरह के रहे हैं और सरकार का रवैया क्या रहा है। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और आखिर में एक बात कि लॉकडाउन के दौरान आप क्या कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ वीडियो इसी तरह बातचीत के फॉर्म में 1 मिनट में बना के हमें भेजिए।
मैं एक व्हाट्सएप नंबर बताने जा रहा हूँ, उस नंबर पे आपको ये वीडियो भेजना है। नंबर है 9003074655। नमस्कार।